वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा हाई स्कूल का जो प्रीवियस पेपर है पिछले साल जो आया था 2025 में, उसका सॉल्यूशन है इंग्लिश का 10th क्लास का। तो उसे देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ में इंग्लिश नहीं आती है या प्रॉपर नहीं समझ सकते कि एग्जाम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो उनको बड़ी हेल्प होगी इस पेपर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आपने पता है रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, 3 क्वेश्चन उसके ऊपर आएंगे एमसीक्यू करने के लिए। तो रीड द फ्लोइंग पैसेज, पढ़िए नीचे दिए पैरे को केयरफुली ध्यान पूर्वक, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही उस विकल्प, टू आंसर द क्वेश्चंस, उत्तर देने के लिए प्रश्नों को, दैट फ्लो जो नीचे दिए हुए हैं। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि आपको एग्जाम जो पेपर होगा आपका उसको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है। इसी तरह का पैरा आता है जी, ये बोर्ड एग्जाम का ही है 2025 का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ए मैन ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे एक इंसान ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, बोलते हैं एग्जाम्पलरी कैरेक्टर होता है एक उदाहरणार्थ करेक्टर, उदाहरणार्थ यानी जिसका उदाहरण दिया जा सके, ऐसे पात्र ऐसे चरित्र वाले इंसान थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इनका ये कहना है। दो यद्यपि एक ग्रेट स्कॉलर, यद्यपि वे एक महान विद्वान थे, ही वॉज नॉट एट ऑल प्राउड, फिर भी उन्होंने कोई घमंड नहीं था। ऑन दी कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, ही वॉज वेरी मोडेस्ट, वे बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। ही वॉज एन एक्सट्रीमली ड्यूटीफुल सन, और वह थे एक एक्सट्रीमली होता बेहद, बेहद कर्तव्यनिष्ठ पुत्र थे। एंड चेरिश्ड ग्रेट रिवरेंस, और मानते थे महान सम्मान, यानी करते थे महान सम्मान फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का। ऑन वन डे, ऑन वन ओकेजन, ऑन वन ओकेजन, किसी एक अवसर पर, व्हिल ही वॉज ए टीचर, जब वो एक अध्यापक थे, ऑफ द कॉलेज, एक विद्यालय के, कौन से विद्यालय के, ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कॉलेज में जब वो एक विद्यालय एक टीचर थे विद्यालय में, हिज मदर रोट, उसकी माता जी ने लिख दिया, टू हिम, उसे एक पत्र, क्या लिखा था, क्या करने के लिए, टू कम होम, घर बुलाने के लिए, टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, उसके भाई की शादी को अटेंड करने के लिए, यानी भाई की शादी में आने के लिए उसकी माताजी ने उसको एक पत्र लिखा बुलाने के लिए। ही अप्लाइड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर, उसने अपने उच्च अधिकारी को अप्लाई किया, वो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए, बट वॉज रिफ्यूज्ड, लेकिन वो मना कर दिया गया। ही देयर अपॉन, और उसने इस पर इमीडिएटली, तुरंत, टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन, उसने तुरंत दे दिया अपना रिजाइनेशन, रिजाइनेशन किसको बोलते हैं, त्याग पत्र को, त्याग पत्र दे दिया। सेइंग, ये कहते हुए, दैट की हिज मदर्स कमांड, उसकी माता जी की आज्ञा, वॉज मच मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है या अधिक इंपॉर्टेंट है, उपेक्षा, देन उपेक्षा, किसकी उपेक्षा, हिज सर्विस, उसकी सेवा की, उसकी नौकरी की। द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड, ऑफिसर बड़ा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, बाय हिज बोल्डनेस, उसके इस बहादुरीपन से, एंड गारंटीड हिम लीव, और उसे स्वीकृति दे दी छुट्टी की। ठीक है, अब इसके नीचे देखते हैं क्वेश्चन कौन से दिए हुए, उनका आंसर आपने अब देखना है, आप खुद ही अब उनका आंसर निकाल लोगे। वॉट डिड विद्यासागर चेरिश्ड फॉर हिज पेरेंट्स, क्या रखते थे विद्यासागर, क्या भावना रखते थे अपने पेरेंट्स के लिए, क्या रखते थे, प्लेंटी ऑफ मनी, धन की अधिकता, मनी, ऑनर और रिस्पेक्ट, ग्रेट डिसरिस्पेक्ट, ये सम्मान नहीं करना होता है, ये धन, ये सम्मान, और ये दोनों, ऑनर, ऑनर दोनों का मतलब सम्मान ही होता है, ऑनर और रिस्पेक्ट का, और ग्रेट रिवरेंस का मतलब होता है महान सम्मानित, सम्मान योग्य भावना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेट रिवरेंस, क्योंकि इस पैरे के अंदर भी दिया हुआ है ग्रेट रिवरेंस ही दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ग्रेट रिवरेंस, चेरिश्ड ग्रेट रिवरेंस, तो इसका आंसर क्या है, ग्रेट रिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव, उसने क्या किया जब उसे मना कर दिया गया छुट्टी से। तो क्या किया था, ओब्लाइड हिज सुपीरियर,
एहसानमंद हुआ अपने सुपीरियर अधिकारी का, अटेंडेड द वेडिंग, शादी को अटेंड किया, या टेंडर्ड हिज रिजिनेशन, रिजाइनेशन, उसने अपनी त्याग पत्र दे दिया, रिजाइनेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया, या फिर लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर के लिए निकल पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? डिसअपॉइंटमेंट होता है निराश, निराशा का अपोजिट किसे बोलते हैं? विलोम शब्द को। विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज, पैरे के अंदर, इज द अपोजिट, विलोम शब्द है ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का। इनमें से कौन सा है? इनके अंदर से अपोजिट पूछा है। निराशा का अपोजिट क्या होता है? आशा या उम्मीद या प्रभाव। तो भैया इसका आंसर जो है, इसका आंसर है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस, प्रभावित होना, डिसअपॉइंट मीन्स निराश होना, और यह है आपका इम्प्रेस्ड। ठीक है, इसका उल्टा जो होता है ये होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराश होना, और इम्प्रेस मीन्स खुश होना या प्रभावित होना। जी अब 4 to 8 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। देखो ये ना फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसके अंदर रूल होता है कि पहला सेंटेंस जब आफ्टर बिफोर, जो बिफोर वाला वाक्य होता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, उसमें विल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है पहले वाक्य में, और बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य बनता है। वो किस टाइम से बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसके अंदर ये आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट और उसके साथ में ओनली फर्स्ट वर्ब, और फर्स्ट वर्ब क्या दी हुई है? रीच। इसका मतलब है बिफोर द टीचर्स रीच। देखो टीचर्स रीच, अध्यापक पहुंचते हैं, उससे पहले ही द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज, प्रिंसिपल स्कूल से जा चुके थे। टीचर्स पहुंचते हैं, जब अध्यापक पहुंचते हैं तो उससे पहले ही प्रिंसिपल जा चुके होंगे। ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है? रीच। अब देखो, वन हु रेमन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन। वन हु, वह जो रहता है अनुपस्थित, विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के, फ्रॉम द ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से या कॉलेज से, तो इज कॉल्ड, उसको क्या कहकर पुकारा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रंट। ट्रंट क्या होता है? TRUANT। ट्रंट होता है बिना छुट्टी के, बिना आज्ञा के, बिना एप्लीकेशन के छुट्टी मारना, या बिना अनुमति के छुट्टी रखना। तो इसे बोलते हैं, ये ट्रंट होता है बिना परमिशन के छुट्टी रखने वाला। रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये बोर्ड में हर बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रीअरेंज, पुनः, री मीन्स क्या होता है? पुनः, अरेंज मीन्स क्रम में लगाइए, द फ्लोइंग वर्ड, नीचे दिए हुए शब्द के क्लस्टर को, समूह को, टू मेक, बनाने के लिए, ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सही अर्थपूर्ण वाक्य है। देखो ये जो 4 to 8 के क्वेश्चन हैं, इन सब की ट्रिक की एक क्लास डाली हुई है, आप उसे देख लीजिए। इसके अंदर रूल्स बता रखे कि आप कैसे पहचानोगे कि किसको हमने, किसमें क्या वर्ब लगानी है, कैसे प्रीपोजिशन बढ़ना है, कैसे रीअरेंज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। इसके अंदर आया, इसके बाद में आया इंट्रोगेटिव साइन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य, ये निशान आ जाता है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड का जो साइन आता है, प्रश्नवाचक का जो निशान आता है, तो उसका रूल क्या होता है? उसका रूल होता है सेकंड टाइप का, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी कुछ हो, वेयर, हाउ। जो ये WH टाइप होता है पहले नंबर पर ये आता है। दूसरे नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, हैड, ये सब जो होते हैं ये दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे। उसके बाद लगता है सब्जेक्ट। यही रूल होता है जब भी ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का वाक्य होता है। बस तो आपने ये रूल फॉलो करना है। पहले इनमें से देखना है कौन सा आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब देखनी है, बाद में सब्जेक्ट। तीनों से आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। जी इसमें क्वेश्चन वर्ड है, बिल्कुल है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है, तीनों चारों में क्वेश्चन वर्ड तो हो गया। दूसरे नंबर पे क्या बताया था? क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें तो पीपल है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर है, ये सही हो गया।
इसमें इजमार वाजवर नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो बस ये आपका हो गया। देखो क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद में इजमार वाजवर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ये इसका सही वाला आंसर है बी वाला। बी वाला सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? निम्न में से कौन सा मिसस्पेल्ड है यानी गलत स्पेलिंग वाला है? सिस्टम, सिस्टम होता है कोई भी पद्धति, और एग्रीएबल स्वीकार योग्य, और सक्सीजर होता है जो आगे वाला होता है, नहीं सफल होने वाला होता है। और भैया ये इसकी स्पेलिंग गलती है। इसकी सही स्पेलिंग पता है क्या है? इसका हिंदी होता है असीमिलेट, असीमिलेट, और इसका मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। जैसे आप पढ़ी हुई क्लास को माइंड के अंदर आत्मसात कर लेते हो, ठीक है, या फिर पचा लेते हो, पचाना। आत्मसात करना या पचाना होता है एसिमिलेट। इसमें यहाँ पर आई आएगा। ये पिछले साल का पेपर है जो हम कर रहे हैं हल। फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन की सहायता से इसे भरिए। अगर आपको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आते, डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझ में नहीं आते, पैसिव वॉइस समझ में नहीं आती, और रिओर्डिंग नहीं आती, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते, और या फिर आपको ये फिल इन द वर्ब्स नहीं आती, वर्ब भरने, तो इसके फॉर्मूले की क्लास डाल दी गई है और आप उसे देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ में डालिए, और साथ में 10-10, 12-12 इंपॉर्टेंट सेंटेंस एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो शशांक इज नॉन, शशांक इज नॉन, और इसके अंदर ना तो बाई आएगा, ना फ्रॉम आएगा, ना अबाउट, इसके अंदर आएगा टू। शशांक इज नॉन टू मी, ठीक है, इसमें आएगा टू। इसका मतलब हो गया मैं शशांक को जानता हूं। शशांक इज नॉन, शशांक जाना हुआ है, टू मी मेरा, यानी मैं शशांक को जानता हूं। तो नॉन के साथ में क्या आएगा? इसमें टू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। 9 to 10 क्वेश्चन पे, रीड द पैसेज गिवन बिलो दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पढ़िए पैरे को दिए हुए नीचे, यानी नीचे दिए हुए पैरे को पढ़िए और चूज करिए, छांटिए करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प टू आंसर, उत्तर देने के लिए क्वेश्चंस उन प्रश्नों का दैट फॉलो जो नीचे दिए हुए हैं जी। ये आपकी प्रोज के अंदर से है। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक, एवरीथिंग सब कुछ हो गया था अचानक। सडनली मींस क्या होता है? अचानक। ब्लैक काला काला। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, और असंभव था टू सी देखना, एनीथिंग कुछ भी, आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी संभव नहीं था, यानी असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन, एक पुराना सा जहाज एरोप्लेन, जंप्ड एंड ट्विस्टेड, कहीं से निकलकर आया और हमें दिखाई दिया, इन द एयर, हवा के अंदर। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट द कंपास, कंपास सुई की ओर। कंपास सुई एक घड़ी होती है जो अक्सर जो एयर के अंदर जो जहाज होते हैं और जो वाटर के अंदर जो जहाज होते हैं, उन सब के अंदर लगी होती है, जो दिशा सूचक होती है, दिशा बताने का काम करती है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस ओर है, किस ओर कौन सी दिशा है, क्योंकि आसमान में और पानी में पता नहीं चलता ना, तो एक कंपास सुई होती है जो बताती है। तो ये कह रहा है आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं था, माई आईज, अपनी आंखों पर, दैट द कंपास वाज टर्निंग, कि जो कंपास सुई थी, वो कंपास घड़ी थी, वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कि वह चारों तरफ घूमती जा रही थी, दिशा नहीं बता रही थी, घूम ही रही थी। इट वॉज डेड, क्योंकि वो डेड हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, वो कार्य नहीं कर रही थी। दी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे उपकरण थे, वर सडनली डेड, वो भी अचानक डेड हो गए। टू वो भी, टू मीन्स क्या होता है? भी वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने उसके बाद रेडियो की कोशिश की, रेडियो जो उस पर लगा होता है रडार, रेडियो आवाज सुनने के लिए, वो भी मैंने कोशिश की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग, नरेटर कुछ भी नहीं देख सका आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, बिकॉज, क्योंकि पीपल वर कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द एरोप्लेन, ये गलत है। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, ये इसका आंसर सही है। क्या है? क्योंकि सब कुछ बाहर, सब काला ही काला हो गया था, ये इसका आंसर सही है। अमोंग द कंपास, अलोंग द कंपास, कंपास के साथ साथ अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी, वर ऑल्सो गुड वर्किंग डेड, क्या हो गए थे? डेड हो गए थे। इसके अंदर क्या आएगा? डेड।
11 to 13 क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम सेम है, सही आना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चुनिए सही विकल्प। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम, ऑन दैट लवली ऑटम, उस प्यारी सी ऑटम में, ऑटम बोलते हैं पतझड़ के समय के दिनों में, दिन में जी। आई वॉज बाय माई डॉटर जेरानी, ये किसका है? नेल्सन मंडेला जी का है, ये उस पार्ट से है। तो इसमें क्या आना है? आई वॉज accompanied, सराउंडेड, हॉन्टेड या फिर इन सर्कल्ड, इसके अंदर आएगा accompanied। accompanied होता है साथ देना यानी साथ होना। ऑन दैट लवली ऑटम, उस प्यारे से पतझड़ वाले दिनों में। आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेरानी, मैं अपनी प्यारी सी प्यारी पुत्री अपनी पुत्री जेरानी के साथ था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? accompanied आएगा। accompanied का मतलब होता है साथ देना या साथ में रहना, तो साथ थी वो मेरे, इसने ये बात कही जी। ओटर्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर, ओटर्स ऊद बिलाऊ पाए जाते हैं बड़ी संख्या में। इन, यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, यहाँ पर आना है, यहाँ बताना है, यहाँ क्या आएगा। इन द नियर बरसा ए टाउन इन इराक, इराक के बरसा टाउन के पास में कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या नदियों में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लैक्स में, या फिर मार्सिज में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? मार्सिज में पाए जाते हैं। यहाँ क्या आएगा? मार्सिज आएगा। और मार्सिज का मतलब क्या होता है? दलदल वाले स्थान, दलदल वाली भूमि, दलदल वाला स्थान। तो दलदल वाले स्थान पर पाए जाते हैं ऊद बिलाऊ, इराक के अंदर। द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स होते हैं जो नश्वर प्राणी होते हैं, जैसे सभी इंसानों को मर जाना है ना एक दिन, तो उसे मोर्टल बोलते हैं। ठीक है, और जो अमर होता है उसे इमोर्टल बोलते हैं। द लाइफ ऑफ मोर्टल, सभी नश्वर प्राणियों का जो जीवन है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज ट्रबल्ड, वो परेशानी और दुख से भरा हुआ है। एंड किसके साथ में, किसके साथ में अटैच है? दुख के साथ अटैच है, दुख के साथ कंबाइंड है, डिटैच्ड है, या फिर फील्ड है। ठीक है, अटैच मीन्स होता है संलग्न होना, जुड़ा होना। कंबाइंड होता है संयोग होकर संबंध होना, और डिटैच होता है अलग होना, और फील्ड होता है भरा हुआ होना। तो इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर सही वर्ड दिया वो दिया है कंबाइंड। ठीक है, ब्रीफ, दुख एंड कंबाइंड विद पैन, दुख और दर्द के साथ कंबाइन है जीवन। ठीक है, इसमें कंबाइंड इसका सही आंसर है। ये किसा गौतम जी वाले चैप्टर से है। 14 और 15 क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, पढ़िए नीचे दिए हुए इस पैरे को या कविता की लाइनों को, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए प्रश्नों का। आई हियर्स, देखो ध्यान से पढ़ो तो आप आंसर अपने आप ही दे दोगे। ही हियर्स, वह सुन पाता है। द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज, एट नाइट, रात की। द पेट्रोलिंग कार्स, कौन सी थी वो आखिरी आवाज रात की? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार किसको बोलते हैं? जो पहरा देने वाली गाड़ियां होती है, जैसे पुलिस वगैरह जो रखते हैं पहरा देने वाली गाड़ी, जो रात को इधर उधर घूमती रहती है पहरा देते हुए, तो उसे पेट्रोलिंग, गश्त करना, जिसे गश्त मारते हैं ना, गश्त करना भी होता है इसका मतलब। पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करने वाली जो कारें थी उनकी आवाज सुन पा रहा था, तो सुनता हूं। एंड और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना या ध्यान से देखना, ध्यान से देखता था। विद हिज ब्रिलियंट आईज, वह अपनी चमकीली आंखों से क्या देखता था? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों की ओर देखता था। तो हुज नॉइस इज हियर्ड एट नाइट, रात को किसका शोर सुनाई देता था? किसका? ऑन द थीव्स, चोरों का। ऑन द राइफल्स, बंदूक का। ऑन द हंटर, शिकारियों का। या ऑन द पेट्रोलिंग कार्स, तो इसके अंदर क्या आंसर है? पेट्रोलिंग कार। अगर आप 4-5 पेपर इस तरह से कर लो तो आप बड़ा आसान लगेगा उन बच्चों को भी जिसकी समझ में इंग्लिश कम आती है। और आपको बता दें, एक इंग्लिश मास्टर पेपर तैयार कर रहे हैं, तो उस पेपर के अंदर सब कुछ क्वेश्चन और आंसर सारे के सारे एक ही पेपर में हो जाएंगे, और आपने उस पेपर से बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है, ताकि वो क्लास आपसे मिस ना हो। इसी तरीके से साइंस, मैथ और इंग्लिश और हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट का आपको एक
मास्टर पेपर मिलेगा जिसके अंदर टोटल ही तो सिलेबस होगा एक ही पेपर में शॉर्टकट में, ठीक है, और वो मोस्टली वो क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में मिलने की पूरी पूरी संभावना है जी। तो हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह किस प्रकार से देखता है चमकते हुए सितारों की ओर, किस तरह से देखता है, विद हिज शार्प आइज, विद हिज स्माइलिंग पावर, विद हिज ब्रिलियंट आइज। तो इसका सही आंसर क्या है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, वह ब्रिलियंट चमकती हुई आंखों से ही चमकते सितारों को देखता है। तो इसका आंसर क्या है, ब्रिलियंट आइज जी। 16 से 20 तक इसमें भी क्या है ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसके अंदर से है। फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था, एक सप्ताह तक, ए फोर्टनाइट 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, या ए मंथ 1 महीने तक, या फिर 2 डेज। तो इसका सही आंसर क्या है, फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक उसे खाना नहीं दिया गया था, केवल पानी दिया गया था ट्रिकी नामक कुत्ते को। Who had the pointed countenance of the fox, who had pointed, किसने इशारा किया था उस आकृति की तरफ, ओ पे फोक्स लोमड़ी की, लोमड़ी, एक लोमड़ी की आकृति की तरफ किसने इशारा किया था, फॉलर ने, ओसेबल ने, मैक्स ने, या किसने नहीं। तो इसका सही आंसर कौन है, मैक्स, मैक्स ने इशारा किया था उसकी तरफ ने। वो डिड मिस्ट्रेस हॉल हियर, क्या सुनाई देता है मिस्ट्रेस हॉल को, ऑल ओपे सडन, अचानक, अचानक किसकी आवाज सुनाई देती है मिस्ट्रेस हॉल को, ये ग्रिफिन वाले चैप्टर में से है। हियर्ड ए स्नीफ, हियर्ड ए लाउड साउंड, हियर्ड ए श्रिक, या हियर्ड ए बार्किंग साउंड। इसमें इसका जो आंसर है हियर्ड ए स्नीप, एक छींक की आवाज सुनाई दी थी, स्नीप मैंने होता है छींक, एक छींकने की आवाज सुनाई दी थी मिस्ट्रेस हॉल में। हु लोएंड द डायमंड नेकलेस, किसने उधार लिया था किसने लिया था किसने उधार दिया था, ठीक है, किसने उधार दिया था द डायमंड, वो हीरे का नेकलेस, हार, इन किसने दिया था, मैडम लोसेल को, या यह यहाँ पर मैडम लोसेल को किसने उधार दिया था जी, किसने दिया था, वो दिया था मैडम फॉरेस्टर ने, मैडम फॉरेस्टर ने उधार दिया था, यहाँ पर यू आई है, ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया, मैडम फॉरेस्टर से ही उधार लिया था किसने, मैडम लोसेल ने वो डायमंड का हार, तो इसने दिया था, ये देने वाले थे, और इसने ये वो हार लिया था, ये लेने वाले थे। Who performed the opening ceremony of the girls school in Boli's village, देखो किसने परफॉर्म किया था ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, यानी लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन का समारोह किसने किया था भोली के गांव में, क्या किसने किया था, क्या ग्राम प्रधान ने किया था, हेड टीचर ने किया था, तहसीलदार ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। तो इसका सही आंसर क्या है, तहसीलदार ने ही उसका उद्घाटन किया था स्कूल का, तो इसका सही आंसर तहसीलदार। ये पार्ट बी है रीडिंग, ठीक है, प्रश्न छांटते हैं। अगर आपकी समझ में पैरा अंडरस्टैंड सही से आ गया दिमाग के अंदर तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, और अगर आप 8-10 पैरे की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप काफ़ी हद तक, जिन बच्चों को इंग्लिश कम आती है, काफ़ी हद तक उनको भी सही कर दोगे, क्योंकि ये 3 बार पैरे ना आपके एग्जाम में 3-4 पैरे आते हैं जी। पढ़िए पैरे को और उत्तर दीजिए जो नीचे दिए हुए हैं। दी स्टूडेंट शुड लर्न, विद्यार्थियों ने सीखना चाहिए, टू थिंक, सोचना, फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में, नो वन हैज एवर बीन ग्रेट, कोई भी महान नहीं बना है, बाई फॉलोइंग अदर्स ब्लाइंडली, किसी दूसरों को अंधा होकर भी उनके पीछे चलने से कोई भी महान नहीं हुआ था। नो वन हैज एवर बीन ग्रेट, कोई भी महान नहीं बना है, बाई फॉलोइंग, अनुसरण करके, अदर्स, दूसरों का, ब्लाइंडली, अंधा होकर। व्हेन द टीचर सेज, जब टीचर कहता है, समथिंग्स, कुछ भी, इन द क्लास, कक्षा में, द स्टूडेंट, विद्यार्थी, शुड ट्राई, विद्यार्थियों ने कोशिश करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड, समझने की, इट, फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने आप भी समझने की कोशिश करे, ही शुड थिंक अबाउट इट, और उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, उसे सोचना चाहिए, अबाउट इट, उसके बारे में, इन हिज ओन वे, अपने खुद के तरीके से भी सोचना चाहिए। इफ ही डज नॉट एग्री, यदि वो सहमत नहीं है विद द टीचर की बात से, तो ही शुड बोल्डली से, उसे बहादुरी से कहना चाहिए,
सो टू हिम, उस बात को अपने सर से। और द गुड टीचर, ठीक है, गुड टीचर विल नॉट बी वैक्स्ड एट इट, और जो अच्छे टीचर होते हैं विल नॉट बी वैक्स्ड एट इट, वो इस पर कभी भी परेशान नहीं होते, तंग नहीं होते। ठीक है, हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, कई टीचर वहां पे पढ़ाते हैं, तो हमने सभी बच्चों को बोल रखा है कि कोई भी बच्चा किसी क्वेश्चन को 50 बार भी पूछ सकता है, कभी भी मना नहीं करेंगे कि आपको ये हमने 20 बार या 10 बार बता दिया, अब नहीं बताएंगे। ये हमने सभी टीचर्स ने एक तरह से प्रॉमिस किया हुआ है कि बच्चा अगर कोई क्वेश्चन, हम लास्ट चैप्टर पे, यार पहले चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछता है और वो 20 बार भी पूछ ले, 30 बार पूछे, तो हम इस बात को कभी मना नहीं करते कि तुम्हें हम अब नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बच्चे का अधिकार होता है, जितनी बार भी वो पूछ सकता है तो पूछ ले। ठीक है, बस वो उसका पूछने का तरीका सही होना चाहिए। तो ही विल रैदर बी ग्लैड, तो अध्यापक कभी परेशान नहीं होगा, तो ही विल रैदर बी ग्लैड, बल्कि वो और अधिक खुश होगा टू फाइंड, यह जानकर, सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हिज क्लास, की उसकी कक्षा में इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। व्हेन द स्टूडेंट, क्योंकि देखो हम अक्सर ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं जब बच्चे पढ़ते हैं कि पूछता कौन बच्चा नहीं है क्लास के अंदर, या तो उसे सब कुछ आता है वो नहीं पूछता, और या उसे कुछ भी नहीं आता है वो नहीं पूछता। यानी जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है सब्जेक्ट के अंदर, या तो वो नहीं कुछ भी पूछता है क्लास के अंदर, या उस बच्चे को सब कुछ आता है, या वो नहीं पूछता। बाकी जिसे प्रॉब्लम होती है तो वो तो पूछता है और पूछना भी चाहिए। तो व्हेन द स्टूडेंट विल रीड, जब विद्यार्थी विल रीड ए बुक, एक किताब को पढ़ेगा, ही विल नॉट गेट बाय हार्ट, उसे वो बिल्कुल पक्का याद नहीं होगी। बाय हार्ट का यानी गेट बाय हार्ट का मतलब दिल में भीतर उतर जाना, किताब के नहीं उतरेगी यानी नहीं याद होगा। व्हाट इज रिटन इन द बुक, जो किताब में लिखा हुआ है। ही विल नॉट बी मेयर पैरोट, तो वह क्या होगा, वह नहीं बन सकता या नहीं बनेगा क्या, एक मेयर पैरट, पैरट की समझ तोता, यानी रटने वाला तोता नहीं बन पाएगा, और रटने वाला तोता नहीं बनेगा और नहीं उसे बनना चाहिए। ही विल थिंक, क्योंकि उसे सोचना होगा, अंडरस्टैंड समझना होगा, एंड देन कमिट टू मेमोरी इफ नेसेसरी, और यदि जरूरत पड़ी तो उसे कमिट टू मेमोरी का मतलब वो हमेशा के लिए, देन कमिट टू मेमोरी, उसे अपनी स्मृति में हमेशा के लिए डालना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डज वन बिकम ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स, क्या दूसरे का अनुसरण करके कोई अंधा होकर अनुसरण करके कोई महान हो सकता है। इफ नॉट हाउ कैन बी बिकम सो, यदि नहीं तो कैसे हो सकता है वो। दूसरा आंसर है व्हाट शुड ए स्टूडेंट डू इफ ही डज नॉट एग्री विद हिज टीचर, यदि अपने टीचर से एग्री नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दोबारा से पूछना चाहिए, समझना चाहिए। हु अमोंगस्ट द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए पैरट, हु अमोंगस्ट द स्टूडेंट्स होते हैं वे बच्चों विद्यार्थियों के बीच में कौन होता है जिसे माना जाता है ए पैरट, एक तोता, रटने वाला तोता, बिना समझने वाला। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ काम, काम है शांत, शांत होना, शांत का अपोजिट विलोम शब्द कौन सा है इसके अंदर, काम का जो है वो है वैक्ट। ठीक है, इसमें ना होता है परेशान होना। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट है आपका राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक द पार्ट कल्चर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज, कॉलेज में आपके कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है तो एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि वो भी आकर उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे, भाग ले। देखो एक फ्रेंड का लेटर बनाया हुआ है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा, जिसके अंदर फ्रेंड के से संबंधित कुछ भी अगर लेटर आता है, अपने फ्रेंड को बुलाना, उसको कंग्रेचुलेशन देना, बधाई देना, शादी में बुलाना बहन की, भाई की, या फिर घूमने जाने के लिए प्लानिंग बनाना, सब कुछ इंक्लूड है एक ही लेटर के अंदर, वो आपको जल्दी मिलेगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग यू टू अरेंज द एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लास का अरेंज कर दीजिए, इसलिए एप्लीकेशन लिखने प्रिंसिपल सर को, इसमें ये दिया हुआ है। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखनी है ए फ्लूड सीन के ऊपर। देखो एक ऐसे बना रखा है, उसके अंदर कोई भी पर्सन आ जाए, एन इंडियन फार्मर, क्लास टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, पुलिसमैन, पोस्टमैन, और आपका एन इंजीनियर, एन एक्टर, ए एक्टर, और या फिर आपका माई आइडियल टीचर, माई क्लास टीचर, अवर प्रिंसिपल, माई फादर। तो इन सब का केवल एक ही आपका एस्से बनाया हुआ है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। और अगर दूसरा एस्से है प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल लिखना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम जो है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये फ्लूड सीन, और एक बनाया है विजिट का, विजिट या विजिट का, पिकनिक का, हिस्टोरिकल प्लेस का, पिलग्रिम प्लेस का, इसका एक ही रिपोर्ट है, एक ही आर्टिकल है।
दूसरा दिया लुक एट द सर्कल्स गिवन बिलो, टेकिंग क्लू फ्रॉम दैम राइट एन आर्टिकल ऑन ए पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर लिखना है 80 से 100 वर्ड के बीच में, यानी लगभग 8-10 लाइनें। डिफरेंट सेक्शंस क्या क्या है लाइब्रेरी के, इट्स नेम एंड वेयर सिचुएटेड, नाम क्या रखा है लाइब्रेरी का और कहाँ पर यह स्थित है, स्टॉक कितनी सारा स्टॉक है, किताब कितनी है, यूजफुलनेस इसका लाभ क्या है, योर ओपिनियन अबाउट द इम्प्रूवमेंट, और क्या तुम इसमें सुधार कर सकते हो लाइब्रेरी में, वो सब। ग्रामर पोर्शन आ गया भैया। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझने में, पैसिव वॉइस समझने में दिक्कत है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट की एक क्लास डाल दी है, उसके अंदर कंप्लीट डायरेक्ट इंडायरेक्ट की जो 8 टाइप्स मैन होती है वो सभी के सभी उदाहरण के साथ में डाल दी गई है जी। तो इसका आंसर है जी, जिस वाक्य के अंदर डायरेक्ट इंडायरेक्ट में ये साइन लगा होता है इंट्रोगेटिव, तो उसमें यहाँ पर आस्कर लगाते हैं, याद रखना क्या लगाते हैं, आस्कर। तो शीतल, शीतला, कोई बात नहीं, यहां देखते हैं, शीतला आस्कड हिज स्टूडेंट्स, जी, शीतला ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, और यहां पर कॉमे की जगह आएगा इफ। जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है ना उसमें इफ आता है, जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है व्हाट व्हेन वेयर, उसमें डायरेक्ट व्हाट व्हेन वेयर वो WH वर्ड लगता है। तो यहाँ पर क्या आया, इफ। इफ के बाद आपको बताया था नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे ये आता है बदल करके। तो यू किससे बदलता है, इससे। तो यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो दे आएगा, एक लड़का है तो ही आएगा, एक लड़की है तो सी आएगा, तो यहाँ पर आएगा दे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है, दे। तो यू बदल गया विद्यार्थियों से, तो दे। और हैजैव का हो गया हैड, क्योंकि हैजैव को हैड में, उसमें रूल भी लिखे हुए हैं साथ साथ, जो क्लास डाल दी गई है उसके अंदर। दे हैड वर्कड, they had worked hard for the examination, और ये इंट्रोगेटिव निशान हटा देंगे, इसे फुल स्टॉप लगाएंगे। शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्या उन्होंने, शीतला ने पूछा अपने विद्यार्थियों कि हैव यू वर्कड, क्या तुमने कठिन मेहनत कर ली है पेपर के लिए, की है। तो उसको बस क्या करना है, यहाँ इफ लगाना है, यू दे में चेंज कर देना है, और है जाएगा हेड, बाकी सेम। ठीक जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट मेक ए नॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। लेट ए नॉइस बी मेड, ठीक है, शोर ना ही मचाया जाए, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाइए, इसकी पैसिव वॉइस हो गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पंक्चुएट। जी, बड़ा आसानी है पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब है कोमा लगाना, बड़ा जहां कोमा होता है कोमा लगाना, और कैपिटल लेटर बनाना जहां जरूरी है। ये IIMN UMSC है, एम बड़े बनेगा, यहाँ ये पॉइंट आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि MSc कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। BSc कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। तो MSc फ्रॉम द, ये कॉलेज का नाम है, कैपिटल वो बनेगा म्यूर कॉलेज इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का ए बड़ा बनेगा भैया, ठीक है। देखो पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर बनाना जहां जरूरी है, कैपिटल लेटर्स जहां जरूरी है बड़े अक्षर बनाना, जैसे किसी का नाम हुआ, किसी कॉलेज का नाम हुआ, किसी शहर कस्बे का नाम हुआ, या फिर ये आई बड़ा बनाना। और एक जहां जो कोमे होते हैं, ये वाला कोमा हो या ये वाला हुआ, और इन्वर्टेड कोमा हो या इंट्रोगेटिव साइन हुए, ये सब ये पंक्चुएट करना होता है, ठीक है भैया। जल्दी से थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। स्टोरी के लिए आपको बता रहे हैं, MBS इंग्लिश की इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना ग्रामर और स्पीकिंग के लिए क्लास डाली हुई है इसी चैनल पर, जिसमें जो बच्चा बहुत कमजोर है, जिसको नाम भी नहीं अपना सही से, किसी बच्चे का गांव का लिखना नहीं आता, तो वो उससे लेकर के, यह एक बिल्ली है, यह एक कुत्ता है, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए काऊ, यानी 6-7 क्लास से लेकर और बड़ी इंटर या इंटर से भी ऊपर तक की इंग्लिश उसके अंदर आपको मिलेगी। कई क्लासें डाल दी गई है, इसका नाम है MBS क्लास, मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश की। वो आप देखिए तो आपका ट्रांसलेशन जबरदस्त हो जाएगा। उसके अंदर वर्ड मीनिंग भी साथ में ही डाले हुए हैं उन क्लासों में। पुराने जमाने में बंदर बंगलों में रहते थे। इन ओल्ड डेज द मंकीज लिव इन द बैंगलोज, बैंगलो बोलते हैं इसको, बंगले को। उसके बाद आफ्टर दैट वे लोगों में भी रहने लगे। दे ऑल्सो लिव इन द ह्यूमन बींग्स, धीरे धीरे ग्रेजुअली
वे नगर में आ गए। दे केम इनटू द सिटीज, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। नो वी गेट द मंकीज इन एवरी एरिया। ठीक है, अब उसके बाद लिटरेचर पोर्शन है आपका। What was the result of the sudden strong wind as it described in the lesson A Letter to God? लेटर टू गॉड में अचानक जो हवा चली तो उसने खुशी हुई कि अब बारिश आने वाली है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या दिया हुआ है, वाई डू द वाइज पीपल नॉट ग्रीव एज इट इज गिवन इन द चैप्टर द सरमन एट द बनारस। ये कहते हैं क्यों बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते हैं किसी भी चीज का, इस चैप्टर में दिखाया गया है गौतम बुद्ध जी वाले में। ठीक है, उसके बाद है वाइज कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। कुर्ग रेजिमेंट जो है क्यों सबसे डेकोरेटेड सज्जित रेजिमेंट मानी जाती है इंडियन आर्मी के अंदर, ये क्वेश्चन भी है। बढ़िया, और आप एक बार क्वेश्चन देखिए, उसके बारे में बताते हैं, आपके क्वेश्चन की एक सॉल्यूशन आपको बताएंगे। व्हाट डिड वल्ली सडनली सी, क्या देखा अचानक वल्ली ने, बाई रोड साइड, रोड के किनारे, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय द बस, बस से यात्रा करते क्या देखा था उसने, एक काऊ देखी थी, गाय। द आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग 60 वर्ड, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 60 वर्ड में लिखना है। 60 वर्ड का मतलब क्या है, 6, 7 या 8 लाइनें लिखना। ठीक है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउज पीपल्स डिसेंट। जी, कोडाउज पीपल जो थे ना, कोडाउ के जो लोग थे, उसके बारे में क्या कहानी प्रचलित है, क्या कहानी उसके बारे में कही जाती है, ये सब इसमें बताना है। और व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर व्हेन शी गोज फ्रॉम द हाउस टू हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद में वह एक घर से दूसरे घर में क्या करने के लिए, क्या पूछने के लिए जाती है किसा गौतमी, कि कोई घर ऐसा है जहां पर कोई डेथ ना हुई हो, ये पूछने के लिए जाती है। हाउ डज द फोग कम, किस तरीके से फोग आता है, फोग बोलते हैं जो कोहरा आती है, धुंध या कोहरा। एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, जो कि वर्णित किया गया, वर्णन किया गया फोग नामक कविता में, वो किस तरीके से आता है, द फोग कम्स लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह आता है, ऐसा उसने बताया हुआ है। उसके बाद राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, जो तुम्हारे सिलेबस में है 4 लाइनें कविता की लिखनी है, और वो लिखनी है जो इसमें नहीं दी हुई हो इस पेपर के अंदर। तो आपने 8 लाइनें तैयार करनी है छोटी छोटी, अगर 4 आ भी गई इसके अंदर तो वही 4, तो दूसरी 4 आप लिख सकते हैं। उसके बाद है राइट ए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से 50, यानी 4-5 लाइन के अंदर उस कॉपी में। द बेल पोयम अमेंडर फॉर एनी ग्रेगरी, तो आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। जी देखो, एक चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन बना रखा है, एक आंसर, एक क्वेश्चन के, एक चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन और उसका आंसर रेडी कर किया हुआ है, जो आपको जल्दी मिलने वाला है। कोई भी उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक चैप्टर के अंदर 10-15 लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने अकेला एक ही लिखना है, वो सबके अंदर चलेगा, आप उसे चेक भी करा सकते हैं। और इसी तरीके से सेंट्रल आइडिया है, आपके अंदर चैप्टर में लगभग 10 कविता है, 4 या 5 सेंट्रल आइडिया मिलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग 30 और 240 वर्ड्स में के अंदर। देखिए, वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह रोब, हरि सिंह के लिए अब जो है रोब करना, चोरी करना कठिन क्यों था। और अबाउट हुम डज होरेस डनबी थिंक, होरेस डनबी जो है किसके बारे में सोचते हैं। आंसर वन ऑफ द फ्लोइंग इन 60 वर्ड, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, हाउ डू मिस्टर और मैडम रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को, हार को किस प्रकार से श्रीमान और श्रीमती जो थे में रोशेल, तो वो किस प्रकार से देते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, यानी देते हैं। व्हाई डज बोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, और क्यों भोली की शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये आपका था एक पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर भैया। और जी अभी जल्द ही इंग्लिश मास्टर पेपर आपको मिलने वाला है, इंग्लिश मास्टर पेपर, और जिसका नाम है भैया मिशन टोटल, मिशन टोटल। ठीक है, एक ही पेपर के अंदर आपका टोटल वो कोर्स होगा जो एग्जाम में मिलेगा और एग्जाम्पल के समेत मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।